नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होब्स के विचारों का मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, होब्स ने सामाजिक समझौते की बात की थी और सामाजिक समझौता किन परिस्थितियों के अंदर उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोगों ने बनाया था उसकी भी हमने बात की थी। फिर भी हम देख लेते हैं उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोगों का जो जीवन था, लोगों का जो स्वभाव था। अगर स्वभाव के बारे में देखें दोस्तों, तो लोगों का जो स्वभाव था वो कैसा था? स्वार्थी था, अहमवाद पे आधारित था। ईगो वाली बात, जो स्वार्थी आदमी होगा उसमें अहमवाद होता है। लालची था और स्व केंद्रित, खुद का भला, खुद के बारे में ज़्यादा सोचता था, तो उसका स्वभाव ऐसा था। ठीक है। यदि हम जीवन के बारे में देखें, होब्स के अकॉर्डिंग उस प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रहते थे उनका जीवन कैसा था? जीवन के बारे में देखें तो दोस्तों, जीवन लोगों का एकाकी था, दीन था, पाश्विक प्रवृत्ति का था, अपवित्र था, एकाकी था, दीन था, पाश्विक प्रवृत्ति का था, अपवित्र था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के यह शब्द उनके जीवन से संबंधित आते हैं। अब लोगों ने क्या किया कि जब ऐसे स्वार्थी लोग थे, पाश्विक प्रवृत्ति के उनका जीवन था, अपवित्र था, एकाकी रहना वो पसंद करते थे, अहमवाद पे आधारित था, ऐसी स्थिति से क्या था? प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जो सुरक्षा थी, जीवन था, वो खतरे में था, पग पग पर खतरे में था। ठीक है, तो लोगों ने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, किसके लिए दोस्तों? आत्म सुरक्षा के लिए क्या किया? सामाजिक समझौता किया। क्या किया दोस्तों? सामाजिक समझौता किया। तो सामाजिक समझौता किया कैसे? एक व्यक्ति ने बी से कहा कि मैं मेरे तमाम प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ इसे या इस समूह को दे रहा हूँ, बशर्ते तुम भी अपने तमाम प्रकार के अधिकार और शर्तें इसे सौंप दे। ठीक है, ये शर्त थी। तो दूसरे भाई ने पूछा कि भाई तू इतने अधिकार और शर्तें, ये अधिकार और शक्तियाँ इसको क्यों दे रहा है? तो बोलो कि मैं मेरे जीवन की सुरक्षा के लिए इसको अधिकार और सुरक्षा दे रहा हूँ। किसको? तो होब्स के विचारों के अकॉर्डिंग वह अधिकार और शक्तियाँ किसे दी जा रही है? लेवियाथन को दी जा रही है। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि भाई तू दे रहा है तो मैं क्यों दूँ? तो बोलो भाई तेरे को भी तो जीवन की सुरक्षा चाहिए ना, ऐसी प्राकृतिक अवस्था में तेरा जीवन खतरे में है, यदि तू जिंदा रहेगा तो सब कुछ करेगा। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। समझ में आ गया? तो इस व्यक्ति ने सोचा कि मेरे अंदर जान है तो जहान है, यदि जिंदा रहूँगा तो मैं सब कुछ करूँगा इस धरती के ऊपर। तो इसने भी यस कर दिया, ठीक है भाई, मैं मेरे अधिकार और शक्तियाँ इसी को सौंप देता हूँ। अब देखो दोस्तों कि लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौता किया। आखिर कारण क्या था कि लोग स्वार्थी होते हुए भी अपने तमाम प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ लेवियाथन को दे दी। क्यों दी दोस्तों? वो इसलिए कि लोगों को जीवन का खतरा था और आत्म सुरक्षा के लिए। देखो दोस्तों, कितना स्वार्थी व्यक्ति है, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए वह अपने तमाम प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ लेवियाथन को दे देता है, ताकि लेवियाथन एक निरंकुश राजा बनकर लोगों की सेवा कर सके, लोगों को अच्छा जीवन उपलब्ध करवा सके, लोगों की सुरक्षा प्रदान कर सके, उनके आत्मरक्षा कर सके। ठीक है दोस्तों, ये था। अब लोगों के जीवन की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यहाँ पर लोगों के जीवन की सुरक्षा प्रदान की जा रही है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लोगों की आत्मरक्षा की बात हो रही है। कहाँ पर? सामाजिक समझौते के अंदर। समझ में आया?
और जब जीवन की सुरक्षा किसकी हो रही है? लोगों की। आत्मरक्षा किसकी हो रही है? लोगों की। तो ये क्या है दोस्तों? होब्स का व्यक्तिवाद है। होब्स का क्या है? व्यक्तिवाद है। होब्स ने लोगों के तमाम प्रकार के अधिकार और शक्तियां लेवियाथन को दिला दी, फिर भी उसका व्यक्तिवाद देखिए कि राजा निरंकुश होते हुए भी वह व्यक्ति की सेवा करेगा, प्रजा की सेवा करेगा, लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेगा वो। इसलिए वह क्या है? होब्स के विचार क्या हो गए? व्यक्तिवाद हो गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि होब्स के जो विचार है वो व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। समझ में आया? व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमते हैं दोस्तों। अब एक और देखें कि व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, मतलब लोगों की सुरक्षा प्रदान करना ही क्या है? राज्य का उद्देश्य है। तो राज्य का उद्देश्य क्या है? जीवन की रक्षा करना। तो राज्य को एक साधन माना है होब्स ने, साधन। जबकि साध्य क्या है? साध्य तो व्यक्ति है दोस्तों। तो राज्य कोई साध्य नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति हो गई या राज्य बन गया तो एक साध्य हमारे पास, एक लक्ष्य प्राप्त हो गया। नहीं, राज्य एक साधन के रूप में बनाया गया है सामाजिक समझौते से, कृत्रिम रूप से। और वो साधन क्या करेगा? वो साधन एक साधन है और वो साध्य के लिए साधनों की व्यवस्था करेगा, अर्थात जीवन किस प्रकार से बना रहे इस प्रकार ऐसे कानून नियम वो हमेशा बनाता रहेगा लेवियाथन। लेवियात जो राज्य बनता है सामाजिक समझौते के द्वारा, उसको होब्स ने क्या कहा? कॉमनवेल्थ नाम देता है। ये भी आप याद रखना, कॉमनवेल्थ नाम देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि होब्स का ये सब व्यक्तिवाद है कि होब्स ने जीवन की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए सामाजिक समझौते की बात की है। और जो राज्य बना है वो राज्य का उद्देश्य भी क्या है? लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करे, लोगों को जीवन जीने के लिए जो सुविधा चाहिए वो प्रदान करे। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका क्या है? व्यक्तिवाद है। ठीक है। अब व्यक्तिवाद के बारे में हमारे सेबाइन महोदय ने क्या कहा था, वो एक पंक्ति देखिए दोस्तों, आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। सेबाइन क्या कहता है? सेबाइन कहते हैं कि होब्स की संप्रभुता की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है दोस्तों। सेबाइन क्या कहता है कि होब्स की संप्रभुता की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। यानी कि होब्स ने जब सामाजिक समझौता किया था तो सामाजिक समझौते के दौरान लोगों के तमाम प्रकार के अधिकार और शक्तियां होब्स ने किसको दिला दी? लेवियाथन को दिला दी। तो लेवियाथन को अधिकार और शक्तियां मिल गए, सब लोगों के अधिकार शक्तियां मिल गए, तो कहीं ना कहीं लेवियाथन क्या हो गया? निरंकुश राजा हो गया दोस्तों। हम ये कह सकते हैं कि वो सर्वोच्च शक्ति वाला हो गया, सर्वोच्च शक्ति वाला हो गया, अर्थात सर्वोच्च संप्रभुता वाला हो गया, सर्वोच्च संप्रभुता वाला हो गया। ठीक है, सर्वोच्च संप्रभुता होते हुए भी, यानी कि सर्वोच्च संप्रभु हो गया लेवियाथन, फिर भी होब्स के जो विचार है वो क्या है? व्यक्तिवाद है। ठीक है, वो कैसे? अभी मैंने बात की, जीवन की रक्षा करना, आत्मरक्षा करवाना, अच्छा जीवन उपलब्ध करवाना,
ये उसका व्यक्तिवाद है। तो शेबाइन ये कहता है कि जो लेवियाथन है वो सर्वोच्च शक्तिमान है, सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभु है, फिर भी उसका व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। अर्थात ऐसा नहीं कि सर्वोच्च शक्ति होगी तो लेवियाथन अपने हिसाब से कानून नियम बनाएगा, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रख के, व्यक्ति को अच्छा जीवन प्रदान करके वह कानून नियम बनाएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चर्चा करते हैं।
दोस्तों कुछ कथन देखते हैं। वाहन क्या कह रहा है? जहाँ तक राजनीतिक चिंतन के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ है। ये याद रखना, प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ माना है किसने? वाहन ने। किसने दोस्तों? वाहन ने। क्लेरेंडन ने क्या किया कि जो लेवियाथन था उस बुक को जला दिया था। ठीक है दोस्तों, उस बुक को जला दिया था। जैसे कि ये लेवियाथन है, ये बुक है दोस्तों, ये बुक है, इसका नाम है लेवियाथन। और इसको जला दिया, ये जल रही है। ठीक है, और जलते हुए वो क्या कहता है क्रोध के अंदर? वो देखिए दोस्तों, क्लेरेंडन ने हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को जलाकर कहा कि, अब क्या कहता है? मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह और विश्वासघात और धर्म विरोध भरा है। ये बात कौन कह रहा है? क्लेरेंडन। इसका मतलब ये हो गया कि आपसे पूछा जाए कि लेवियाथन की बुक लेवियाथन को किसने जलाया, तो आपका आंसर होना चाहिए ये क्लेरेंडन। मुरे क्या कहता है? हॉब्स की जीवनी लिखने वाले को एक ही समर्थक मिल सका जबकि शत्रु अनेक थे। वाहन क्या कह रहे हैं? हॉब्स के अनुसार मनुष्य पूर्णतः असामाजिक, स्वार्थी, झगड़ालू व हिंसक है, तो उनमें समझौते की सामाजिक भावना उदय कैसे हो गई और वे कानून प्रिय और विनम्र नागरिक कैसे बन गए? दोस्तों हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में लोग क्या थे? स्वार्थी थे, अहमवाद पे आधारित थे, झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। ठीक है दोस्तों, असामाजिक थे। लेकिन जब सामाजिक समझौता किया गया था, तो सामाजिक समझौता तो सामाजिक भावना से किया जाएगा ना। तो इतने स्वार्थी, इतने झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हो गए थे, तो उनमें सामाजिक भावना कैसे आ गई? ये जचने वाली बात नहीं है। तो ये वाहन कह रहा है कि ये कोई कल्पना ही है, कोई जचने वाली बात नहीं है। गूच नामक विद्वान क्या कहता है कि लेवियाथन केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। ठीक है दोस्तों, लेवियाथन को पुलिसमैन किसने माना? गूच महोदय ने। ये याद रखना, जो अपने हाथ में दंड लिए हैं उसका राज्य अनिवार्य बुराई है। आप लेवियाथन की फ़ोटो देखना, आप नेट से सर्च करके, उसमें आपको ऐसा मिलेगी, फ़ोटो मिलेगी आपको कि दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेवियाथन बन गया या राज्य बन गया तो लोगों का विकास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये गूच कह रहा है। रूसो क्या कहता है? रूसो कह रहा है दोस्तों कि हॉब्स ने एकदम से निरंकुश शासन स्थापित किया। इस प्रकार समझौते से बना समाज वस्तुतः समाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें जीवन केवल एक ही व्यक्ति लेवियाथन के हाथों में दे दी तथा शेष सभी निरर्थक है। यानी कि सारा का सारा जीवन एक ही हाथों में दे दी, बाकी तो सब क्या है? निरर्थक है। तो ये रूसो ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? रूसो ने कहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हॉब्स ने कहा था कि मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, एक होती है इच्छा व दूसरी होती है अनिच्छा। ठीक है दोस्तों, इच्छा जिसे ज़्यादा चाहता है, यानी जिसमें वो ज़्यादा मन लगता है, ठीक है, उसको, उस कार्य को वो करेगा, उस कार्य के लिए वो क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा दोस्तों। रेस्पॉन्स का मतलब होता है गति करना, ठीक है, अनुक्रिया करना। तो जिस कार्य में ज़्यादा मन लग रहा है उस कार्य को वो ज़्यादा करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वह कार्य करने की उस मनुष्य की क्या है? इच्छा है। और जब इच्छा होगी, मन से काम करेगा, तो उसको क्या मिलेगा? सुख। क्या मिलेगा? सुख। और ऐसे कार्य से वो बचना चाहेगा जिससे कि सुख नहीं मिलता है, क्या मिलता है? दुख।
जिससे व्यक्तियों को दुख महसूस होता है या कठिनाई महसूस होती है या समस्या आती है, तो ऐसे कार्य को लोग नहीं करते हैं होब्स के अकॉर्डिंग। तो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा वही काम करते हैं जिससे उनका मन कहता है कि मैं ये काम करूं, अर्थात उसको सुख प्राप्त होता है। वो होता है अच्छे काम करने से, अर्थात उसकी इच्छा है, तो इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है तो मनुष्य को क्या मिलता है? सुख प्राप्त होता है, आनंद मिलता है, खुशी होती है, वही काम करता है। जब खुशी होगी तो उसको क्या मिल रहा है? सुख। और ऐसे काम से बचना चाहता है जिससे कि दुख। तो मेरे दोस्तों, सुख व दुख की जो शब्दावली है वो बेंथम ने तो दी थी अपने उपयोगितावाद में, ठीक है। तो होब्स ने भी सुख और दुख की बात की है, इच्छा और अनिच्छा, इच्छा जैसी मूल प्रवृत्तियों से। तो होब्स जो है ना, होब्स ने क्या किया कि एक नींव रखी, किसकी दोस्तों? उपयोगितावाद की। उपयोगितावाद की क्या रख दी? नींव रख दी। हालांकि होब्स को उपयोगितावाद का जनक नहीं माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और जनक किसको माना जाता है? बेंथम को। किसको माना जाता है? बेंथम को माना जाता है। तो बेंथम किसका ऋणी हो गया? कि होब्स का ऋणी हो गया। तो इसीलिए प्रोफेसर वेपर क्या कहता है कि जो बेंथम है, बेंथम होब्स के सुख विषयक विचारों का क्या है? ऋणी है। और ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो बेंथम हुआ है वह अपने विचारों को होब्स से ही ग्रहण किया था, क्योंकि होब्स ने भी इच्छा और अनिच्छा जैसी मूल प्रवृत्तियों से सुख और दुख के बारे में उसने शब्दावली दी थी, और उसी के आधार पर उपयोगितावाद सामने आया। और यहीं से बेंथम ने अपना उपयोगितावाद ग्रहण किया, यहीं से उसने अपने उपयोगितावाद की नींव रखी। इसलिए बेंथम जो है कहीं ना कहीं हमारे होब्स का क्या है? ऋणी है दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हमने देखा समालोचना, कि होब्स के विचारों की समालोचना देखा। वीडियो कैसा लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करो दोस्तों। जहाँ रहो मस्त रहिए। चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों ज़रूर घंटी के बटन को दबाएं और उसके अंदर आप ऑल बटन को सेलेक्ट करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।